हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि एक पार्टनरशिप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका एग्रीमेंट का होना। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, पर एग्रीमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि बिना किसी भी एग्रीमेंट के आप पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कह ही नहीं सकते। खैर, बात करते हैं हम अगर एग्रीमेंट और डिड की, तो ये बेसिक सी डिफरेंस के साथ ये दोनों ही एग्रीमेंट ही कहलाती हैं। वैसे आपको जानकारी हो कि बिना एग्रीमेंट का कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ध्यान रहे आपको। लेकिन आपको ये बात जानकारी हो कि रिटन एग्रीमेंट जब हो जाता है और जब, तो वो एक एग्रीमेंट कहलाता है। ओरल एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट कहलाता है, पर जब एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसका नाम फिर डिड कहलाता है। ये डिड के नाम से जाना जाता है। कहने का सेंस सिंपल सी बात है कि ये एक एग्रीमेंट हमने लिखा जिसमें सभी पार्टनर्स के साइन हैं इसमें, लेकिन ये एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब तक ये एग्रीमेंट कहा जाएगा। रिटन फॉर्म में है एग्रीमेंट कहा जाएगा, पर जैसे ही ये रजिस्टर्ड हो जाता है अब इसका नाम जो है वो डिड पड़ जाता है, डिड कहलाता है। वैसे आपको इस बात की जानकारी हो कि एग्रीमेंट के जगह पे डिड का होना क्यों ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ, अगर डिड की बात करें, डिड की अगर इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंस होते हैं, आइए इसको समझते हैं। डिड की इम्पॉर्टेंस में सबसे पहली बात होती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो। ये एक तरह का इसेंशियल नहीं, डिज़ायरेबल माना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास डिड है तो आपको वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है अपेक्षा एग्रीमेंट के, क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वो आप सभी पार्टनर मिलकर के आपस में साइन करके रखते हैं, पर वही चीज़ को जब रजिस्टर्ड कर देते हैं पार्टनरशिप के अंतर्गत तो वो एक कानूनी दस्तावेज हो जाता है। तो जब भी आपको अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करना हो तो डिड थोड़ा सा ज़्यादा सुविधाजनक माना जाता है किसी भी तरह के केस वगैरह के को लेकर के, किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स वगैरह को लेकर के। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एसेंशियल, डिड इज़ नॉट एसेंशियल, याद रहे, एसेंशियल, एसेंशियल, बट इट इज डिजायरेबल, डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है। अगर आपके पास डिड है तो ये हेल्प करता है टू गवर्न द राइट ऑफ एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर को, मतलब पार्टनर के क्या क्या ड्यूटीज अथवा राइट्स दिए गए हैं इसको गवर्न करने में थोड़ी सी सुविधा मिलती है, और साथ में टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, किसी भी तरह के झगड़ा झंझट को दूर करने में ये काम करता है। टू रिप्रेजेंट इन कोर्ट, इन सभी चीज़ों में इसकी थोड़ी सी सुविधा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती है अगर एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड है तो। वैसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का होना एक तरह का ऑप्शनल चॉइस है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करें ही। एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एग्रीमेंट का कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ये आप तक अप टू यू है। हाँ, रिटन फॉर्म जो है वो एग्रीमेंट कहलाता है, पर ध्यान रहे कि उस एग्रीमेंट को अगर हम रजिस्टर्ड कर देते हैं तब वो हमारा डिड बन जाता है। डिड की अपनी वैल्यू है, डिड जब कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है तो डिड की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ध्यान रहे कि यह जो है ये बेहतर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटी को इवेलुएट करने के लिए। खैर, ये दो जो चीज़ें थी वो हमने समझने का कोशिश किया, पर मान लें कि कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म प्रिपेयर्ड हो गया, काम भी हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म का, पर उस पार्टनरशिप में डिड अथवा एग्रीमेंट मिसिंग है। एग्रीमेंट हमने बनाना भूल गए, हमने एग्रीमेंट या डिड बनाया ही नहीं, ये मिसिंग है।
तो क्या उस सिचुएशन में अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और आप सभी लोग जब कोर्ट में जाते हैं, तो उस स्थिति में कोर्ट क्या एक्शन लेता है, किस तरह का एक्शन लेता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रहे कि अगर आप 2-3 दोस्त मिलकर के एक पार्टनरशिप फॉर्म का आपने निर्माण किया, आपने पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट भी कमाया, पर बाद में पता चला कि आपने तो एग्रीमेंट बनाया ही नहीं। उस सिचुएशन में जब आपकी एग्रीमेंट मिसिंग है, आपने बनाया नहीं है, अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, कोर्ट आपको जो जस्टिफिकेशन देती है, जो कोर्ट जो आपको लेकर के फैसला देती है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा है 1932, इसमें जो लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं, जो हमारे कानून दिए गए हैं, इस कानून को मान करके जो कोर्ट है वो फैसला सुनाती है अगर आपके पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट अथवा डिड मिसिंग है। तो आइए समझते हैं कि ये क्या क्या प्रोविजंस हैं। अगर आप अपने डिड को खो दिया है, आपने अगर आपके बीच में अगर डिड आप बनाना भूल गए हैं पार्टनरशिप में, तो उस अवस्था में जब आप पे कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट जो है वो जो फैसला सुनाती है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत फैसला सुनाती है। तो ये फैसला क्या है, आइए इसको समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला एक्शन है वो ये कहता है कि प्रोविजंस फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप डिड के अभाव में न होने पे उस सिचुएशन में इंडियन पार्टनरशिप का प्रोविज़न क्या कहता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका सबसे पहला जो प्रोविज़न है दोस्तों वो ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड का अब्सेंस है, डीड या एग्रीमेंट नहीं है या फिर मिसिंग है, इस अवस्था में प्रॉफिट एंड लॉस, भले ही आप जिस रेशियो में आप अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किए हैं, आप 3 पार्टनर हैं, कोई 1 रुपया लगाया, कोई 1 लाख रुपया लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रॉफिट जो है, लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर होगा, चाहे जो हो जाए। आपने जो भी एग्रीमेंट बना के जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट जो है वो हमेशा और लॉस जो है वो इक्वली शेयर होता है। वही अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो अगर आपने जो इंटरेस्ट कैपिटल जो लगाया है उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं होता है। अगर आपका डीड या फिर एग्रीमेंट मिसिंग है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न नंबर 2 है। तो याद रहे कि अगर आपने डीड या एग्रीमेंट नहीं बनाया है या फिर आप डीड या एग्रीमेंट आपका खो गया है, तो उस अवस्था में जो प्रॉफिट शेयर होगा, लॉस शेयर होगा, वो इक्वली होगा। वही अगर हम बात करें, अगर आपने जो भी रेशियो में कैपिटल लगाया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके कैपिटल पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। याद रहे एक और बात, आपने अगर ड्राइंग्स करा है, अपने कैपिटल को अगर पूरे साल भर के अंदर अगर निकाला है, तो उस सिचुएशन में भी आपको कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग पे चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ना ही आपके कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं अगर आप कैपिटल आप निकालते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। वही बात करें, किसी भी तरह का कोई भी पार्टनर अगर किसी भी तरह का रेम्युनरेशन, कोई कमीशन या बोनस की अगर डिमांड करता है तो वो अलाउ नहीं होगा, वो नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट बहुत क्लियर कहता है कि अगर आपने डीड या एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो उस अवस्था में कोई भी पार्टनर जो है वो कमीशन, किसी भी तरह का एडिशनल रेम्युनरेशन, कमीशन या फिर सैलरी की डिमांड नहीं कर सकता। याद रहे, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री। और याद रहे, कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं किया जाएगा जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं हैं, हाँ नहीं कहते हैं। सभी पार्टनर का अगर कॉन्सेंट नहीं है, सहमति नहीं है, तब तक नए पार्टनर्स को एग्रीमेंट में नहीं रखा जा सकता, मतलब पार्टनरशिप में नहीं एंट्री दी जा सकती। और हाँ, अगर किसी पार्टनर ने अपने कैपिटल के अलावा अगर उन्होंने कोई लोन अथवा एडवांस पार्टनरशिप फॉर्म को अगर दिया है जो उनके कैपिटल के अलावा है, तो उस सिचुएशन पे एग्रीमेंट ना भी रहे तो भी वह पार्टनर जो है वो 6% इंटरेस्ट का डिमांड कर सकता है।
डिमांड कर सकता है, ये ध्यान रहे। तो ये कुछ प्रोविज़न्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब आपकी डिड मिसिंग होती है, जब आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट मिसिंग होता है, तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट अथवा लॉस जो होगा वो इक्वली शेयर होगा। दूसरी बात कि चाहे कैपिटल आपने जो भी लगाया है, आपको आपके कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। आपके ड्राइंग्स पे भी किसी भी तरह के इंटरेस्ट चार्ज नहीं किए जाएंगे। और ध्यान रहे, आपको ना ही कोई रेम्यूनरेशन, ना ही कोई अतिरिक्त कमीशन या बोनस के आप अधिकारी होंगे। साथ में आप किसी नए पार्टनर को भी नहीं रख पाएंगे जब तक सभी पार्टनर्स इस बात को लेकर के एग्री ना करते हों। और ध्यान रहे कि अगर आपने अपने कैपिटल के अलावा कोई लोन अथवा एडवांस अगर आपने दिया है फॉर्म को, तो इस सिचुएशन में आप 6% का इंटरेस्ट डिमांड कर सकते हैं। ये प्रोविज़न आपको राइट देता है। खैर, अगर हम बात करें कुछ और भी प्रोविजंस हैं जो इसके अलावा है, अगर हम इसकी बात करें तो कुछ एडिशनल प्रोविजंस भी हैं जो कि इसके अलावा है। इसके एडिशनल प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि एक माइनर जो कि जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है, ध्यान रहे, कोई माइनर जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है, वो अगर चाहे तो पार्टनर बन सकता है फॉर्म का। अगर सारे पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं तो बिल्कुल वो पार्टनर बन सकता है फॉर्म का, लेकिन वो सिर्फ पार्टनर रहेगा बेनिफिट्स में। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनेगा। अगर फॉर्म को किसी भी तरह का लॉस या लाइबिलिटीज़ की जब बात होती है तो वो माइनर जो है वो लाइबिलिटी अथवा लॉसेस को माइनर जो है शेयर नहीं करेगा, माइनर शेयर नहीं करेगा और कोई उसको फोर्स भी नहीं कर सकता। ये पार्टनरशिप का जो प्रोविज़न है 1932 का जो एक्ट है, इसके तहत ये नियम है कि अगर आप चाहें तो एक माइनर को आप अपना पार्टनर बना सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे में वो पार्टनर रहेगा, किसी भी तरह के लॉस में वो आपका पार्टनर नहीं रहेगा। अगर फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो बिल्कुल वो पार्टनर जो है, माइनर पार्टनर जो है, उसको उसके हिस्से का फ़ायदा मिलेगा, उसके प्रॉफिट उसके हिस्से में जाएगा। पर अगर वो लॉस या लाइबिलिटीज़ की जब बात होती है तो वो किसी भी तरह का लॉस या लाइबिलिटीज़ को वो नहीं करेगा कंटिन्यू, तब तक नहीं करेगा जब तक उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो जाती है। खैर, नया पार्टनर कैन बी अल्टीमेटेड ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। नया पार्टनर तभी जोड़ा जा सकता है, नया पार्टनर तभी फॉर्म में आ सकता है जब सभी पार्टनर्स जो हैं वो एग्री करते हों, सभी पार्टनर्स एग्री करें, सहमत हों, तभी नया पार्टनर जो है वो फॉर्म में एंट्री मार सकता है, एंट्री कर सकता है। हाँ, पार्टनर के पास अधिकार है कि वो रिटायर कर सकता है और अपने फाइनल सेटलमेंट के लिए भी पूछ सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि अब आप पार्टनरशिप में कंटिन्यू ना करना चाह रहे हैं, किसी न किसी वजह से आप पार्टनरशिप में बाहर जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके पास रिटायरमेंट का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ रहता है और आप फाइनल सेटलमेंट का भी डिमांड कर सकते हैं। आप चाहें तो फाइनल सेटलमेंट की मांग कर सकते हैं। ये आपका अधिकार, ये आपका राइट होता है जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको दे रखा है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके अलग फ़ायदे हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हो ही। ये ऑप्शनल चॉइस रखा गया है भारत में, तो इसको लेकर के भी पार्टनरशिप एक्ट जो है थोड़ा सा लिबरल है। वैसे आपको जानकारी हो कि फॉर्म चाहे तो वो खुद को डिसॉल्व कर सकता है, अगर सभी पार्टनर्स चाहते हैं तो डिसॉल्व कर सकते हैं। किसी पार्टनर की अगर डेथ होती है तो उस सिचुएशन में भी फॉर्म अगर खुद को डिसॉल्व करना चाहे तो कर सकता है। तो ये कुछ एक्ट्स थे, ये कुछ प्रोविजंस थे जो कि हमारे पार्टनरशिप के अंतर्गत हमें दिए गए हैं। ये कुछ प्रोविजंस थे जो हमारे पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है वो दिए गए थे। ये प्रोविजंस जो हैं ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में। कोई नया पार्टनर अगर एंट्री करना चाहता है फॉर्म में
तो बाकी सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो भी मौजूदा पार्टनर है उनकी सहमति उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई पार्टनर चाहे तो वो रिटायर कर सकता है, अपने सेटलमेंट की मांग कर सकता है, मतलब उसका जो हिसाब है वो मांग सकता है पार्टनरशिप से। वही अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, एक ऑप्शनल है। आप चाहें तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ना भी चाहें तो भी चलेगा, वो लीगल माना जाता है। वही अगर हम बात करें कि एक पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व, बिल्कुल उसको चाहें तो डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, अगर आप चाहते हैं कि अब आप असक्षम हैं, आप पार्टनरशिप फॉर्म को नहीं चला सकते, तो उसको आप डिसॉल्व कर सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। डिसोल्यूशन तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे फॉर्म को डिसोल्यूट किया जाता है एंड में। तो इन सभी चीज़ों को हम आगे काउंटिंग प्रक्रिया में भी पढ़ेंगे, काउंटिंग प्रोसेस में भी पढ़ेंगे, पर ये आपको अधिकार जो है वो दिया जाता है। तो ये कुछ इसके प्रोविजंस, एडिशनल प्रोविजंस था जो हमने जानने का कोशिश किया। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हैं तो ये रहा मेरा योर एडिटर करके हमारा सोशल मीडिया हैंडल, जहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप क्लास के नोट्स अगर चाहते हैं तो योर एडिटर अपडेट्स करके हमारा चैनल है, जो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एडिटर अपडेट्स करके, तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिलेगा, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।